हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में मैं आपको फोटोस्टेट मशीन की क्या कार्य प्रणाली होती है, क्या कार्य होती है, उस पर हम चर्चा करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आपके एग्ज़ाम में कई ऐसी मशीनें हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, जिनमें से एक फोटोस्टेट मशीन है। इसमें आपसे पूछा जाता है फोटोस्टेट मशीन का आधुनिक कार्यालय में क्या उपयोग है, इसकी कार्य प्रणाली पर, इसकी कार्य विधि पर प्रकाश डालिए। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को करना होता है, क्योंकि इसके लिए कुछ मार्क्स निर्धारित होते हैं। यदि आप उनका आंसर नहीं देते हैं तो आप उन अंकों से वंचित हो सकते हैं। तो सभी को उनका कार्यालय में क्या उपयोग है ये सभी को पता होना चाहिए, क्या उनसे हम करते हैं इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, किस तरीके से वो वर्किंग करती है, इस पर आपको जानकारी होनी चाहिए। और जैसा कि सब्जेक्ट आपका SPOA का है, इसका एक थ्योरी का भी पेपर होता है और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है, इसका प्रैक्टिकल भी इसका होता है। तो प्रैक्टिकल में एग्जामिनर जब आपसे आता है तो वो एक आपसे कॉपी लिखवाई जाएगी, आपको दिया जाएगा, क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपको उनका आंसर उसमें आपको नोट डाउन करना होता है। तो उनमें से ये मशीनें ही होती हैं। मशीनों के बारे में आपसे कहा जाएगा, दे दिए जाएंगे, जैसे ग्रुप बना दिया जाएगा, 4 को एक ग्रुप में एक मशीन, 4 को 4 टाइप के क्वेश्चन, फिर उसको 4 क्वेश्चन, फिर ऐसे इस प्रकार से फिर आपको उनके आंसर्स देने होते हैं, उन्हें फिगर ही बनाने पड़ते हैं, पूरी कार्यप्रणाली, पूरी व्यवस्था आपको उसमें दर्शानी पड़ती है। फिर उसके पश्चात आपका वाइवा होता है। ठीक है, तो यदि आपको इन मशीनों के बारे में नहीं पता होगा, एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा फोटोस्टेट मशीन का क्या इस्तेमाल है, क्या कार्यप्रणाली इसकी होती है, कैसे ये वर्क करती है, तो हम नहीं बता पाते हैं। या हमको पता होता है तो हम बहुत कम मात्रा में बताते हैं, या फिर हम बोलने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि अगर रैंडमली हमसे पूछ लिया जाए तो हम थोड़ा सा चौकन्ने से नहीं हो पाते हैं और उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट कर देते हैं, आगे का पीछे, इधर का उधर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो फोटोस्टेट मशीन के बारे में, जिसका यूज आप जानते हैं कार्यालय में क्या किया जाता है। ये एक मशीन है जिसके द्वारा आप कितनी भी कॉपियाँ आप कार्यालय में निकाल सकते हैं। कार्यालय में किसी भी दस्तावेज की प्रतिलिपियाँ तैयार करने के लिए जिस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम फोटोस्टेट मशीन के नाम से जानते हैं। ये साइज में भी कई प्रकार के इनके साइज होती हैं, कई आकार में ये आती हैं, और जैसे आपके कार्यालय के कार्य हों, जितनी मात्रा में आपके कार्य वहाँ पर किए जाते हैं, उसके हिसाब से आप पैसे का इन्वेस्ट करके उस प्रकार की मशीन को आप खरीद सकते हैं। ठीक है, A4 साइज़ वाली भी मशीन आती है, जिनमें आप सिर्फ फ़ोटो कॉपी कर सकते हैं। बड़ी स्केल पर बड़ी साइज में मशीनें भी आती हैं, जिनमें आप A3 साइज़ के भी पेपर लगा सकते हैं। तो जैसे हमारी कार्य प्रणाली होती है, जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसके हिसाब से हम मशीन का क्रय करते हैं। यदि आपके वहाँ पर A3 साइज़ की फ़ोटोस्टेट होती ही नहीं है तो हम उसको मंगा करके हम क्या करेंगे, क्योंकि वो आपकी ज़्यादा महंगी पड़ती है। उसके लिए अलग अलग ट्रे होती हैं, उसके लिए अलग ट्रे हमको लगानी पड़ती हैं, अलग ट्रे हमको उसमें सेट करनी पड़ती हैं। तो जब उसमें ट्रे की व्यवस्था अलग से की जाएगी तो फिर उसके हिसाब से रेट भी ज़्यादा लगते हैं। तो जैसा आपका काम हो उसके हिसाब से हम पैसे का इन्वेस्ट करके इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका यूज़ क्या है कि आपके वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है, जो पहले से प्रिंट है, यदि उसकी आपको जेरोक्स तैयार करनी है, फ़ोटो कॉपी तैयार करनी है, उसकी प्रतिलिपि तैयार करनी है, उसकी एक और प्रति तैयार करनी है, तो हम इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब टाइपराइटर का समय था तो हम क्या करते थे, टाइप करते समय ही हम कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करते थे। टाइप करते समय ही हम उसमें कार्बन लगाते थे, फिर टाइपराइटर में उसको इंसर्ट कराते थे, इंसर्ट कराने के पश्चात ही हम टाइप करते थे। तो एक बार में टाइप करते समय कम से कम 6 या 7 प्रतिलिपियाँ तैयार होती थी। यदि कई सारे व्यक्तियों को, जैसे 15 या 20 व्यक्तियों को इन्फॉर्मेशन भेजनी है उसकी, तो हमें 2 या 3 4 बार उतने ही कार्बन लगा करके टाइप करना पड़ता है। एक ही काम को बार बार करना पड़ता था। अब चूँकि वो काम है तो हमें चाहे उसे बार बार रिपीट करना पड़े, वो हमारा दायित्व है, हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन जब से ये मशीनीकरण का युग स्टार्ट हुआ है, ऐसी कार्यालय में उपकरण इस्तेमाल हो गए हैं,
उनके इस्तेमाल से फिर हम कई सारी प्रतिलिपियाँ बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। बार बार टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में हम डेटा को स्टोर करके रख लेते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो। यदि आप वहाँ से प्रिंट नहीं देना चाहते हैं और आपके पास में एक दस्तावेज है जो कि प्रमाणित हो चुका है, जिस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, उसको प्रष्ठांकित भी किया जा चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, उसकी कॉपी किसी को भेजनी है तो बस उसी को स्कैनर में रखते हैं और प्रिंट उसका निकाल देते हैं। फोटोस्टेट मशीन में उसको रख करके बटन को प्रेस करते हैं, जितनी मात्रा में आपको चाहिए उतनी मात्रा में वो कॉपियाँ उसके द्वारा निकाली जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपियाँ निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब मार्केट में कुछ ऐसी मशीन्स आ गई हैं जो फोटोकॉपी कम प्रिंटर का काम करती हैं। फोटोकॉपी कम प्रिंटर होती है, मतलब आप उनसे प्रिंट भी निकाल सकते हैं और फोटोकॉपी भी, है ना। यहाँ तक कि मशीन्स ऐसी आने लगी हैं कि आप उनको मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर का भी काम करती हैं वो। स्कैन करना है कोई डॉक्यूमेंट तो आप स्कैन भी कर सकते हो, फोटोकॉपी करना है तो फोटोकॉपी भी कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उनसे प्रिंट भी निकाल सकते हो, है ना। तो जैसा, लेकिन क्या है कि उनसे थोड़ा सा मशीन पर ज़्यादा लोड पड़ता है, ज़्यादा बर्डन पड़ता है, और वो काफ़ी कम समय में ही वो एक्सपायर हो जाती हैं, उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। लेकिन यदि प्रिंटर अलग हो, फोटोस्टेट मशीन अलग हो, स्कैनर आपका अलग हो, तो जब आपको स्कैन करना होगा तो आप स्कैनर का इस्तेमाल करेंगे। फ़ोटोकॉपी करते समय आप सिर्फ फ़ोटोकॉपी का इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट करते समय ही आप प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। आप ये अक्सर देखते हैं कि जब भी आप लोग फ़ोटोकॉपी करवाते हैं और प्रिंट निकलवाते हैं, दोनों में अंतर होता है। फ़ोटोकॉपी से फ़ोटोकॉपी अक्सर आप देखते हैं कि लाइट आती है, बहुत हल्की आती है, लेकिन जब हम प्रिंट निकालते हैं तो बिल्कुल जैसे ओरिजिनल आता है, सेम बिल्कुल वैसे ही हमारे सामने निकल करके सामने आता है। ठीक है, क्योंकि जो हमने टाइप किया है वो प्रिंट निकलता है, वो तो ओरिजिनल फॉर्मेट होता है बिल्कुल सेम। लेकिन जब हम उसकी फ़ोटोकॉपी करते हैं तो जो हमारे पास प्रिंट है वो उसको स्कैन करता है स्कैनर, तो वो उसमें उतनी गुणवत्ता नहीं आती है। लेकिन अब हमारे पास में कोई अगर दस्तावेज है, वो अधिकारी ने साइन कर दिया है, ठीक है, मोहर लग गई है उस पर उसको डिस्पैच कर दिया गया है, तो वो बार बार तो प्रिंट निकलेगा नहीं। अब हमको उसी की ही कॉपी भेजनी है तो हमको उसकी ही फ़ोटोकॉपी करनी पड़ती है ना। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने कार्यालय में बस रखा स्कैनर में, बटन दबाई, जितनी चाहिए उतनी हमने उसमें से निकाल दी। तो यूज़ समझ में आया कि इसका यूज़ क्या है। इसका और कोई इस्तेमाल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपियाँ निकालने के लिए, उसकी प्रति तैयार करने के लिए, उसके डुप्लीकेट तैयार करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी कार्य प्रणाली कैसी है, किस प्रकार से ये मशीन हमारी वर्क करती है, प्रतिलिपियाँ हम इसमें से किस तरीके से निकालते हैं। तो अच्छा, सभी ने देखा है फोटोस्टेट मशीन, नहीं देखा है? देखिए, सभी ने देखा होगा। तो इसमें तो एक स्थान होता है जिसमें कि हम इसको ट्रे बोलते हैं, पेपर ट्रे, इसको हम पेपर ट्रे के नाम से जानते हैं। उसमें तो हम पेपर रखते हैं, ठीक है। और एक सबसे ऊपर का भाग होता है जिसमें ढक्कन लगा रहता है, जिसमें स्कैनर होता है। सबसे ऊपर स्कैनर होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है जिससे कि हम प्रेस करते हैं, जिससे कि बाहर की जो लाइट है, प्रकाश है, वो उसमें ना जाए और बिल्कुल क्लीन टाइप की फ़ोटोकॉपी निकले, है ना। अगर वो ढक्कन नहीं होगा तो जितना पार्ट आपका ढका रहेगा कॉपी से, उतना तो आपका बिल्कुल सेफ आएगा, अच्छा आएगा। जितना खुला रहेगा वो सारा आपका ब्लैक आएगा, ठीक है। कभी आप ऐसे प्रैक्टिकल करके देखना कि जितना पोर्शन आपका बाहर से दिखता रहता है, यदि जब आप ढक्कन बंद करते हैं तो पूरा कवर हो जाता है, इसीलिए फ़ोटोकॉपी कोई ब्लैक नहीं आती। लेकिन अगर आप देखें कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई बुक की यदि आप फ़ोटोकॉपी करते हैं तो वो उसको फोल्ड करना मुश्किल हो जाता है, वो काफ़ी मोटी होती है, तो वो पूरा ढक्कन बंद नहीं हो पाता है ना। तो वो साइड से, कॉर्नरों से ब्लैक सा आता है उसमें, वो इसीलिए आता है क्योंकि वो ढक्कन बंद नहीं होता है। तो बाहर की जो हवा उसमें लगती है, वो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी वजह से वो वहाँ पर पूरा ब्लैक आता है। क्योंकि स्कैनर जब चलता है तो स्कैनर तो पूरी सतह को स्कैन करता है, लेकिन आपकी कॉपी ने तो सिर्फ उतने ही पार्ट को ढक रखा है,
ठीक। लेकिन जब आप स्कैनर बंद करते हो, ढक्कन को बंद करते हो, इसका जो लिड होता है इसको बंद करते हो, तो कुछ पार्ट तो आपके पेपर ने कवर कर लिया है स्कैनर को, समझ रहे हैं आप? कुछ पार्ट तो स्कैनर को आपके पेपर ने ढक लिया है, जो बाकी अवशेष पार्ट होता है वो ढक्कन ढक लेती है उसको, जिसकी वजह से स्कैनर जब चलता है तो उसको बाहर का कुछ नहीं पता चलता, बस स्मूथली उसी के नीचे से आता है, स्कैन करके उसको वो वापस चला जाता है, तो ब्लैक नहीं आता। लेकिन यदि आप ढक्कन को खोल दें, ऐसे ही पेपर रखें, स्कैनर बटन दबाएं, तो स्कैनर आप देखेंगे जो वहाँ से चलता है इस तरीके से फ्लो में, तो जितना ढका हुआ है उतना तो ठीक है, लेकिन स्कैनर आपको देखेगा कि साइड में से भी जा रहा है, तो जो खाली पड़ा रहता है स्कैन, तो उसने भी उसको किया, वहाँ पर क्या मिला? वहाँ उसको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो स्कैन तो उसने किया, उसने स्कैन तो पूरी सतह को किया। तो जब वो निकलता है उसमें से, रोलर से होता हुआ वो उसका प्रतिबिंब जब चलता है प्रिंट की तरफ, तो उसकी जगह पर वो ब्लैक इंक दे देता है, क्योंकि उसने कहा कुछ है यहाँ पर, कुछ है, लेकिन क्या है वो रीड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर उसको कुछ ऐसा मिला नहीं, लेकिन सतह खाली जरूर मिली। लेकिन जो ढक्कन इसकी होती है, यदि आप ये देखें, आपके सामने यहाँ पर रखी हुई मशीन है, यहाँ पर आप देखते हैं ये सतह आपके लिए ये कैसी है? व्हाइट है। जहाँ भी आप देखेंगे अक्सर ये आपको व्हाइट भी सतह मिलती है, पेपर भी व्हाइट है, यहाँ पर रख लिया। अब ये स्कैनर इतना सारा बड़ा स्कैनर, साइड में जगह छोटी रहती है, लेकिन ये भी तो व्हाइट है। इसके अतिरिक्त जो सतह यहाँ पर बचती है, जब इसको ये ढक लेता है तो वो भी व्हाइट हो गया, साइड में बचा हुआ, लेकिन वहां पर कुछ था नहीं, इसलिए वो बिल्कुल व्हाइट ही आता है, इसलिए वो बिल्कुल व्हाइट ही आता है। तो स्कैनर के ऊपर वाला जो ढक्कन होता है वो भी हमारा व्हाइट ही होता है, जो ऊपर वाली सतह होती है वो भी व्हाइट कलर की इसीलिए रखी जाती है, ताकि व्हाइट में उसको कोई और कलर ना मिलने पाए, नहीं तो वहाँ पर वो अपना कलर रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो जब भी आप लोग फोटो कॉपी करें, इसको आप ध्यान रखें कि ढक्कन को आप बंद कर लें, या फिर आप कहेंगे सर पेपर तो काफ़ी मोटे हैं, अब हमको तो ऐसे ही करना है, तो यदि आप बुक करते हैं तब तो ऐसी कंडीशन आती है कि ब्लैक ब्लैक साइड में कॉर्नर पे बीच बीच में आता है ना। यदि आप इसको रखेंगे भी इस तरीके से, है ना, ये पूरी नहीं बंद हो पाती है, तो ये जहाँ पर आपको उभार कम दिखेगी या जहाँ पर चिपकेगी नहीं, वहाँ पर ब्लैकनेस इसमें आ जाती है। तो लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, चूँकि कार्यालय के हमारे पास फोटो स्टेट का कोई ऐसा तो कोई काम है नहीं, है ना, तो हम कार्यालय में क्या करते हैं, लेटर्स जो होते हैं उनकी हम फोटोकॉपी तैयार करते हैं। तो जब आप उनकी फोटोकॉपी तैयार करें, पूरी फाइल में कई सारे टैग लगे हुए हैं, तो आप उन टैग को अलग कर दें, लेटर सब बाहर उसमें से निकाल लें। लोग क्या करते हैं, बड़ी मोटी फाइल होती है उसको पीछे पलट करके उसमें ही, मतलब आलस्य की वजह से जो क्लियरिटी है वो हमारी नहीं आ पाती। तो आप अपने आलस्य को दूर करें और अपने कार्य में क्लियरिटी लाने के लिए उस टैग को निकालें, उसमें से पेपर्स को अलग करें, जिसका आपको प्रिंट चाहिए सिर्फ उसी को अंदर रखें, फिर तो आपका ढक्कन बड़े आराम से बंद हो जाएगा, नहीं बंद हो जाएगा। तो ये बात आप विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि जब आप कोई पत्र कहीं दूसरी जगह भेजते हैं तो वहाँ पर जो एक इफेक्ट पड़ता है, गलत इफेक्ट पड़ता है, इस तरीके को दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप प्रयास करें कि वहाँ पर आप कम पेपर ही स्कैनर में रखें जो आसानी से फोल्ड हो सके। ठीक है, कार्य जरूर हमारा बढ़ जाता है कि फिर से अगर बीच में कोई पेपर है, टैग निकालते हैं, सारे निकालने पड़ते हैं, फिर बीच में वही उसी क्रम में लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे कार्य में एक स्पष्टता आ जाती है, कार्य में एक क्लियरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से ही आप सराहे भी जाते हैं, आपकी सराहना भी होगी कि हाँ वो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। लेकिन यदि आप कार्यालय के कार्य को अस्त व्यस्त तरीके से करने लग जाएं, आपकी कोई सराहना नहीं करेगा, आपको कोई कार्य कुशल नहीं कहेगा। तो अपने कार्य में कार्य कुशलता लाने के लिए हमको व्यवस्थित तरीके से फोटो स्टेट, जो एक तरीका होता है फोटो स्टेट करने का, वो हमको करना होता है। अक्सर जब फोटो कॉपी मैं करता हूँ, काफ़ी मोटी फाइलें हो जाती हैं, तो यदि हम उसको उसमें रखते हैं तो टैग चूँकि यहाँ लगा होता है, टैग कहाँ लगता है, टैग का इस्तेमाल सभी लोग जानते हैं। टैग का नाम किसने नहीं सुना, आपने सुना? कोई ऐसा है जो नहीं जानता टैग के बारे में? आरजू, टैग जानते हैं आप? टैग एक धागा होता है जिसके माध्यम से हम कई सारे पत्र लेटर्स को एक साथ हम नथी करते हैं, एक साथ हम कलेक्ट करते हैं। और इसमें खास बात होती है, इनके जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर में एक
लोहे का एक पार्ट पुर्जा लगा रहता है, जिससे कि वो पत्रों को नाथने में साथने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो वो जो धागा होता है उसको इंक टैग कहते हैं। अब वो टैग हमारा फाइल में यहाँ कॉर्नर पर लगाया जाता है, कहीं बीच बीच में तो लगाया नहीं जाता है। तो जब हम पेज को पलटते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं और जब उसके अंदर रखते हैं तो वो बराबर नहीं आता, क्योंकि वो तो मुड़ जाते हैं। ये इस पीछे उसकी मुड़ने की वजह से, क्योंकि वो बनते सिर्फ यहीं पर है, वो यहीं पर बांधे जाते हैं कॉर्नर पर, जिसकी वजह से जब हम स्कैनर में रखते हैं तो तिरछे हो जाता है पेपर। फोटोकॉपी निकालते हैं क्योंकि रखा तो हमने सही था, लेकिन जब बैलेंस बनाते हैं तो इसके इस कॉर्नर की खिंचाव की वजह से वो तिरछे हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, यदि आप चाहते हो कि सीधा ही आए, टैग खोल करके यदि आप करेंगे तो आपको लगेगा, नहीं तो आपने तो सही किया, फाइल को रखा, फोल्ड किया और प्रेस कर दी बटन, लेकिन उस फाइल में कागज़ ज़्यादा होने की वजह से आपका जो प्रिंट था उसमें क्लियरिटी नहीं आई और वो टेढ़े मेढ़े डायरेक्शन में चला गया, है ना। तो आप उस कंडीशन में अच्छी तरीके से उसमें रखेंगे। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि फोटोस्टेट कैसे की जाएगी। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो डॉक्यूमेंट आपको फोटोस्टेट करना है वो आपके पास में होना चाहिए। नंबर 1, डॉक्यूमेंट आपके पास में वो कागजात, वो प्रपत्र, वो बीजक आपके पास में होना चाहिए, वो दस्तावेज होना चाहिए जिसकी आपको प्रतिलिपि निकालनी है। ठीक है, आपके पास में दस्तावेज हो गया है, ओके, क्योंकि दस्तावेज होगा तभी तो हम फोटोकॉपी करेंगे। ठीक, उसके पश्चात में क्या करते हैं, मशीन नहीं है तो फिर काम नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करें, जो मशीन आपकी है उसको मेन पावर से उसको हम अटैच करते हैं। अगर वो अटैच नहीं है तो मेन सप्लाई देते हैं प्रिंटर को, फोटोस्टेट मशीन को, आपके वहाँ पर जो उपलब्ध है। अगर प्रिंटर कम फोटोस्टेट मशीन है तो उसको, यदि सिर्फ फोटोस्टेट मशीन है तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमेशा परमानेंट तो किसी की स्टार्ट नहीं रहती है ना। जब चलाते हैं, चालू करते हैं, जब आपको फोटोकॉपी करनी होती है तभी हम उसको चालू करके रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे ये जब अगर ये चालू हालत में रहती है तो लाइट की खपत काफ़ी ज़्यादा रहती है। चालू करते हैं तो आप देखेंगे 2 मिनट 3 सेकंड बाद पश्चात आपकी जो मशीन है वो आपकी रेडी हो जाती है। रेडी होने के पश्चात में जो इसका अब क्या करते हैं, जो रेडी वो हो गई तो सबसे पहले हम अपनी ट्रे को चेक करते हैं। या तो आप जब पहले कभी फोटोकॉपी किए हों 10 मिनट आधे घंटे पहले, तभी आप चेक कर लें कि पेपर है कि नहीं है, लास्ट में कितने पेपर बचे, मतलब अनुमान आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसके अंदर पेपर हैं। अगर अनुमान नहीं है तो हम अपनी ट्रे को चेक करेंगे। ट्रे में अगर पेपर कम है तो हम ट्रे में पहले पेपर रखेंगे। ठीक है, अगर बड़ी मशीन होती है तो उसमें ट्रे भी 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। ठीक है, एक आउटसाइड में भी ट्रे होती है, एक इनसाइड में ट्रे होती है। ठीक है, इस मशीन में भी देखेंगे इसमें दो ट्रे हैं, एक पीछे की तरफ और एक नीचे की तरफ, अंदर की तरफ होती है। देखा है इसको कभी किसी ने? मैंने उस दिन बताया था, पीछे की तरफ भी ट्रे है इसमें। तो आप वहाँ पेपर अपना रखेंगे, यदि ट्रे में है, नीचे लगे हुए हैं तो अच्छी बात है। तो ये काम मतलब आपने पूरा कर लिया, मशीन स्टार्ट कर ली, पेपर चेक कर लिया। अब हमारी ज़रूरत है कि अब हम फोटोस्टेट करेंगे कैसे। तो जो सबसे स्कैनर वाला पार्ट होता है उस ढक्कन को ऊपर हम हटाते हैं और जो डॉक्यूमेंट है, सपोज कीजिए इसकी आपको फोटोकॉपी करनी है तो इसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। इसको हम नीचे की तरफ रखते हैं क्योंकि स्कैनर कहाँ है, स्कैनर आपका नीचे चलेगा जिसको स्कैन करेगा। यदि आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, इस तरीके से रखेंगे तो ये वाला पार्ट ना प्रिंट होकर के ये वाले पार्ट की फोटोकॉपी आएगी। ठीक, तो जिस पार्ट को आपको फोटोकॉपी करनी होती है उसको हम नीचे की तरफ रखते हैं। रखने के पश्चात में थोड़ी सी एक बात और आपको ध्यान देनी है कि यदि आपका जो प्रिंटर है, आपकी जो मशीन है, फोटोस्टेट मशीन है, यदि वो काफ़ी बड़ी है ना, तो आपको यह ज्ञात होगा कि उसमें एक मानक बना रहता है, पैमाना बना रहता है कि पेपर आप कहाँ से रखेंगे। छोटी मशीन A4 साइज की है तो उसमें तो गैप ही A4 साइज का होता है, कहीं भी आप रख दो A4 साइज ही पेपर उसमें आना है। लेकिन इस प्रकार की यदि बड़ी मशीन होती है तो उसमें ग्राफ बना रहता है कि A4 साइज का आप यहाँ से रखेंगे, A3 का होगा तो आराम से तो पूरे पेज पे उसमें आना ही आना है। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप उनकी डायरेक्शंस को आगे पीछे कर देंगे तो कभी हाफ आएगा, कभी आधा आएगा, कभी ऊपर आएगा, कभी नीचे का आएगा। तो ये आपको अनुमान उसमें होना चाहिए कि इसको हम रखेंगे इसमें का। ये उसमें लिखा रहता है पूरा A4 A3 ऐसे उसमें चिन्हित रहता है, इसमें लिखा हुआ है
आपको दिखा देंगे, ठीक है। तो आप उसका आकलन कर लेंगे। आकलन करने के पश्चात में हम फिर ढक्कन को बंद कर देते हैं, ऊपरी सतह को बंद कर देते हैं स्कैनर से, ठीक है। अब उसके पश्चात में इसमें बटन दी हुई होती हैं। एक तो कमांड बटन होती है, इसको स्टार्ट बटन के नाम से जाना जाता है, कि आपको उस बटन को जब प्रेस करना है, जैसे ही आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो अंदर से एक आवाज़ सी आती है, और वो आवाज़ का अभिप्राय है कि आपका स्कैनर जो है वो रेडी हो चुका है, वो चल चुका है, वो स्कैन करता है। ग्रीन लाइट सी चलती है, आप कभी उसको देखेंगे, और वो चलती, किसी में वाइट भी आपको दिखेगी, वाइट सतह चल रही है, बिल्कुल लाइट सी आती है, और उस पार्ट को स्कैन करती है, स्कैन करके पुनः फिर वापस चली जाती है ना। लेकिन वे कमांड वो तभी स्टार्ट होती है जब आप स्टार्ट बटन, ओके बटन पर प्रेस करते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके मशीन में एक कॉपी हमेशा सेट रहती है। एक कॉपी आप उसमें ओके करें या ना करें, वो एक प्रति हमेशा निकाल देगी। लेकिन उसमें एक सिस्टम होता है, डिस्प्ले टाइप की दी रहती है। यदि आपको एक से ज़्यादा फोटोकॉपी निकालनी है तो आपको उसमें उनको अंकित करना होगा, उनको दर्ज करना होगा कि 5 कॉपी निकालनी है, 6 कॉपी निकालनी है, ठीक है अर्जु। यदि आपको 5 कॉपी निकालनी है तो आपको उसमें अगर डिस्प्ले में नंबरिंग की हुई है तो आप, क्योंकि आज तो कल तो कई टाइप की उसमें आती है डिस्प्ले, टच वाली होती है तो आप टच से कर सकते हैं। कहीं पर एरो की के माध्यम से अगर उसमें प्लस और माइनस 2 बटनें होती हैं, बढ़ानी है संख्या तो प्लस वाली बटन, कम करनी है तो माइनस वाली बटन, है ना। नहीं तो कहीं पर ऐसे छोटा सा डिस्प्ले होता है, उसमें अंक आपको दर्ज करने पड़ते हैं। टेबल दी रहती है 0 to 9, उसमें अंक होते हैं और आपको उसमें वो लिखने पड़ते हैं। तो जितने अंक आप उसमें दर्ज करेंगे उतनी कॉपियाँ उसकी निकल जाएंगी। तो अंक दर्ज करेंगे उसमें, उसके पश्चात में ढक्कन को बंद करते हैं। फिर इसमें जो स्टार्ट बटन होती है, स्टार्ट बटन कहीं पर कॉपी के नाम से भी आती है, तो आप ध्यान रखें स्टार्ट बटन और कॉपी बटन में से जो भी आपको यहाँ पर मिल जाए उसको आप ओके कर देंगे। जो स्कैन करने की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी स्टार्ट होगी। स्टार्ट होने के पश्चात में फिर प्रिंटर आपको फोटोकॉपी उपलब्ध करा देगा, और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आप जितने बार चाहें उतनी बार उस दस्तावेज की फोटोकॉपी कर सकते हैं। कई प्रिंटर्स जो बड़े प्रिंटर्स होते हैं, है ना, उनमें कई सारी और भी फैसिलिटीज़ दी हुई होती हैं। जैसे कि आप फोटोकॉपी करते हैं उसमें डुप्लेक्स की व्यवस्था होती है। कौन सी? डुप्लेक्स एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम चाहते हैं कि ये एक ही पेज के आगे पीछे दोनों तरफ हम फोटोकॉपी कर सकें, इसको कहते हैं डुप्लेक्स। लेकिन ये प्रिंटर की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ये फोटोस्टेट मशीन की क्वालिटी पर होता है, सभी में नहीं होता है। तो किसी में जिसमें नहीं होता उसमें हमको मैनुअली करना पड़ता है। मैनुअली समझते हैं, जैसे कि एक बार आपने एक सतह का प्रिंट कर लिया, फिर निकाल करके फिर हम उसको ट्रे में इंसर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक बात नोट करने वाली है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारी जो फोटोस्टेट मशीन है ये पेपर की कौन सी सतह पर प्रिंट करती है। जैसे पेपर आप ट्रे में इस तरीके से रखते हैं तो इसमें कितनी सतह हैं? 2, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हर प्रिंटर का एक अपना अलग अलग, हर कंपनी की जो फोटोस्टेट मशीन आती हैं उन सब में अलग अलग फीचर्स होते हैं। किसी में तो ये ऊपर की तरफ प्रिंट करता है और कुछ कंपनीज के प्रिंट वो फोटोस्टेट मशीन होती है वो नीचे से प्रिंट करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ब्रदर कंपनी के भी प्रिंटर इस्तेमाल किए हैं, HP कंपनी के भी किए हैं और एप्सन के भी इस्तेमाल किए हैं। यदि आपको नहीं पता होगा तो आप चूक जाएंगे। आपने क्या किया, एक बार तो फोटोकॉपी की, फिर ऐसे रख दिया, दोबारा कर दी, पता चला उसके ऊपर फिर वो ओवरलैप कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मैं क्या करता था कि कॉर्नर पर पेंसिल से एक हल्का सा मार्क लगा देता था। और एक बात और ध्यान रखें, एक तो सतह का ध्यान रखना है, दूसरा हेड का ध्यान रखना है कि पेपर मशीन किस तरफ को खींचती है। पहले अगर आपकी मशीन है वो आगे वाले हेड को पहले इंसर्ट करती है, अर्थात इधर से ही छापना स्टार्ट करेगी वो, और आपने क्या किया, उसको ऐसे घुमा करके रख दिया हेड, अब उसका हेड पीछे हो गया, मतलब उसका जो सिर था वो आपने पीछे कर दिया। तो अब इधर से करेगी तो एक साइड आपका ऐसे और दूसरा साइड आपका उल्टा हो जाएगा, है ना। एक ऐसे करके पढ़ेंगे, दूसरे को ऐसे करके पढ़ेंगे। तो कौन सी बातें ध्यान रखेंगे कि किस सतह पर प्रिंट करता है और किस साइड से प्रिंट करना स्टार्ट करता है, ये आपको नोटिस करने वाली बात है। तो जब आप उस पर पेंसिल से हाईलाइट करेंगे सतह को, ठीक है,
मतलब ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं। पहली बार ये हर बार तो करना नहीं होता है। जिस प्रिंटर का, जिस फोटोस्टेट मशीन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पहली बार ही इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी प्रिंटर की जो फंक्शनैलिटी है, फंक्शंस हैं, वो किस तरीके के हैं। तो आपको क्या करना है, एक मार्क लगाना है और ध्यान देना है कि वो मार्क आपने किस तरफ लगाया था। ठीक है, प्लेन पेपर पे ऐसे लगा लें। और आप उसको जनरली आप कोई भी पेपर प्रिंट करें, जिधर से आता है आपने देख लिया कि ये आपने मार्क जब लगाया था तो वो सिरा आपने ऊपर रखा था और वो छप रहा है दूसरी साइड, इसका मतलब है वो नीचे की तरफ प्रिंट होता है। ठीक है, अब नीचे की तरफ प्रिंट होता है, आपने उसको प्रिंटर को इस तरीके से रखा था को, और उसमें जो मार्क था वो पीछे की तरफ था, आगे की तरफ नहीं था, लेकिन वो इधर से छाप रहा है। तो आप उसी के हिसाब से जब दोबारा मैन्युअली उसमें पेपर लगाएंगे, उसके पीछे प्रिंट करने के लिए उसी हिसाब से आप सेट करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ऐसे करेंगे तो आपके पेपर भी वेस्ट नहीं होंगे और आप अच्छी तरीके से एक ही बार में आप अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये ध्यान दिया कि मार्क लगा करके आपको ये सब पता कर लेना है। फिर आप करेंगे दोबारा उसका पेज अंदर से पलट दें, उसके पीछे से निकल आएगा, तो ये आगे पीछे दोनों सतह आपकी एक ही पेपर पर प्रिंट हो जाएंगी। इससे क्या होगा, अगर 60 पेपर आपको प्रिंट करने हैं और डुप्लेक्स आप करेंगे तो कितना होगा, 30 में ही आ जाएगा, क्योंकि आधे पेपर तो उनके पीछे आ गए, तो आपके 30 पेपर बचेंगे नहीं बचेंगे। तो जहाँ पर आपको लगता है जैसे बुक है, उनकी फोटो स्टेट उस टाइप की हैं, तो आप उनके पीछे ही इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और नंबरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, नंबर्स दिए रहते हैं और उसमें डुप्लेक्स की भी व्यवस्था होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें लाइट और डार्क करने की भी फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, अगर आप कुछ दिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप कोई आईडी है उसको उसकी फ़ोटोस कॉपी करते हैं तो वो कलर में होते हैं, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी करते हैं वो भी कलर में होते हैं। तो अगर हम उसमें थोड़ा सा उनको फ़ोटो कॉपी करते हैं, जो कलर वाला एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कर देता है, क्योंकि जो कलर है और आप मशीन इस्तेमाल कर रहे हो ब्लैक एंड वाइट, तो जहाँ जहाँ पर उसको कलर मिलेगा तो वहाँ पर अब क्या करेगा, ब्लैक ही तो कलर रंग देगा उसको, है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके प्रिंटर में ऑप्शंस होते हैं ब्राइटनेस का, उनकी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। लाइट को आप उनको बढ़ा दें तो ज़्यादा डार्क नहीं होंगे, जिससे कि जो डॉक्यूमेंट आप कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपकी क्लियर स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यदि आपके उस डॉक्यूमेंट को आपको डार्क करना है ना, तो उसमें डार्कनेस बढ़ाने के ऑप्शंस होते हैं, उनके माध्यम से उसमें बटन होती है प्लस की तरफ माइनस की तरफ, आप कम ज़्यादा करके उनको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से अपने पेज की फ़ोटोकॉपी तैयार कर पाएंगे। इतने में किसी को डाउट है? यदि आपको दिया जाए फ़ोटोकॉपी करने के लिए, आप कर लेंगे? कौन कौन सी बात आप ध्यान रखेंगे फ़ोटोकॉपी करते समय? ठीक है, और पहले फिर अपनी मशीन है सप्लाई, मेन सप्लाई, ये वर्चुअल डॉक्यूमेंट साइज, तो किस साइज के साइज होते हैं सर मशीन में। आपके पास बड़ी मशीन है, आप A4 साइज में दिया होता है पैमाना, वहाँ से सिलेक्ट देख सकते हैं कि आपको कहाँ रखना है सर। ये ध्यान रखना, सिर्फ बड़ी मशीन में आपको सोचना है, छोटी मशीन में नहीं सोचना होता है ना। कभी कभार क्या होता है, जनरली जब A4 करते हैं तो वो कॉर्नर साइड से ही काउंट करता है, कॉर्नर से ही रखते हैं, कुछ में बीच में रखते हैं। ठीक है, हमने इस कॉलेज में 2 प्रकार की मशीन इस्तेमाल की, एक ये मशीन है, एक और मशीन है। तो एक में तो कॉर्नर से लेता है, एक में बीच में रखना पड़ता है। उसमें बीच में पूरा पैमाना दिया कि A4 साइज़ का ये एरिया यहीं पर रखो, तो आप वहाँ से उसका मानक तय करके आप उसको वहाँ पर रख सकते हैं। लाइट डार्क की व्यवस्था कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये आईडी जो होती है, जिसको कि हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी फ़ोटोकॉपी करते हैं, तो इनके लिए बहुत सारे हमने ऐसे फ़ोटोस्टेट मशीन देखे हैं जिसमें कि अलग से ही ऑप्शन दिया रहता है। यदि आपको आईडी प्रिंट करनी है तो उन आईडी को प्रिंट करने के लिए आपको उस बटन को यदि आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आईडी आपकी डार्क आएगी ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि आईडी में फ़ोटो होती है ना। ये फंक्शनैलिटी कुछ प्रिंटर्स में, कुछ फोटो स्टेट मशीन में दी रहती हैं, जिनके माध्यम से ऐसा कर लेते हैं। और अक्सर आप देखते हैं, जैसे मैंने डुप्लेक्स की सुविधा बताई है,
है ना। तो कुछ प्रिंटर में डुप्लेक्स की सुविधा फोटोस्टेट मशीन में नहीं होती है, लेकिन जो हम आईडी प्रिंट करते हैं, आईडी की जो फोटो कॉपी करते हैं, उनमें वो अपने आप ही फोटो कॉपी हो जाती है डुप्लेक्स की, है ना। लेकिन डुप्लेक्स का मतलब समझे कि नहीं समझे आप, और आईडी प्रिंट करना, इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आया होगा। आया? हाँ, नहीं आया। देखो हमारी बात सुनो। डुप्लेक्स का मतलब होता है पेज के दोनों तरफ प्रिंट करना, और आईडी प्रिंट करते हो तो क्या एक ये आगे और एक पीछे करते हैं। आईडी तो हम एक ऊपर एक नीचे करते हैं, है ना। आईडी जो हम करते हैं कि एक ऊपर, मतलब ऐसे आधार कार्ड का मुख्य पृष्ठ ऊपर और उसके बैक साइड थोड़ा सा नीचे हम करते हैं, इसको कहते हैं आईडी की फोटोकॉपी करना, ठीक है। तो प्रिंटर्स में ये फैसिलिटी होती है, सभी में नहीं होती, कुछ में होती है, ठीक है, कि उसमें ऑप्शन दिया होता है आईडी के नाम से, आईडी प्रिंट के नाम से। तो जब भी आप अपने मशीन में, प्रिंटर में रखते हैं, फोटोस्टेट मशीन में आईडी को अपनी रख दिया, बंद कर दिया, तो स्टार्ट बटन प्रेस करने से पहले आपको पहले आईडी वाली बटन को प्रेस करना पड़ता है। मतलब वो रिकग्नाइज कर लेगा कि हाँ आपने आईडी प्रिंट के लिए कहा है, तो हमको क्या करना है। तो जैसे उस बटन को प्रेस करेंगे, फिर आपको स्टार्ट बटन प्रेस करनी है, तो वो थोड़ी देर बाद में वो उसको स्कैन कर लेगा, फिर रुक जाएगा, फिर आपको फिर से उसे ओपन करके वहीं पर पलट करके उसको बैक साइड को रख देना है, ठीक है। और फिर से आपको ओके वाली बटन उसमें प्रेस कर देनी है। स्टार्ट बटन नहीं, ओके बटन प्रेस करनी, वो समझ जाएगा कि, क्योंकि अगर स्टार्ट बटन प्रेस कर देगा तो 2 कमांड ले लेगा। ओके करनी, वो समझाएगा कि आधी दूर हमने स्कैन किया, अब अगला हम आगे से स्कैन करेंगे, ठीक है। तो पहले वो आधा स्कैन करता है, और आधे के पश्चात में जब अब वो दूसरा जो स्कैन करेगा आपने रखा, उसको आगे ही वो लेकर के जाएगा, और वो एक ही पेज पर आपको ऊपर और नीचे आपको लेकर के दे देगा। एक ही पेज पर आपको ऊपर और नीचे वो आपको प्रिंट ला करके दे देगा। तो ये प्रक्रिया मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी फोटोस्टेट की। किसी को कोई दुविधा है तो इसकी जो कार्य प्रणाली है इसको थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, अपने समरी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके जो SPO लैब में जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे उसमें एग्जामिनर के द्वारा भी आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अच्छा, आपने क्या ध्यान दिया कि इसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है फोटोस्टेट में? सबसे बड़ी भूमिका इसमें स्कैनर की होती है। अगर स्कैनर काम नहीं करेगा तो क्या आपके पास चाहे सब कुछ हो, मशीन भी हो, स्कैनर नहीं काम कर रहा हो, है ना। तो जब तक वो प्रक्रिया आपकी चलेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो आपका डॉक्यूमेंट स्कैन होगा, है ना। वैसे हर तथ्य, हर वस्तु अपने स्थान पर महत्वपूर्ण होती है, हर फंक्शन का अपना एक महत्व होता है, लेकिन स्कैनर में, फोटोस्टेट मशीन में स्कैनर आपका काम नहीं करता, इसका मतलब है कि मशीन आपकी कार्य नहीं कर रही है। तो पूर्व की क्लास में हमने आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया था, उपकरण के बारे में बताया था। अच्छा, उसमें मैं एक बात आपसे शायद मुझे लग रहा है भूल रह गई थी, विंडो बटन के बारे में बताया था ये आपको। विंडो बटन के बारे में, एक इसमें विंडो बटन होती है, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? अच्छा, यूज नहीं बताया था। किसी ने इस्तेमाल किया है विंडो बटन का? क्या इस्तेमाल है? हाँ, जैसे आपको आपके सामने जो कंप्यूटर आप स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप दिखाई पड़ता है, तो डेस्कटॉप पर ही सब कुछ नहीं होता है। डेस्कटॉप पर सिर्फ अपनी फाइल्स और फाइल के जो शॉर्टकट्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, सिर्फ वही होते हैं। लेकिन आपको कंप्यूटर के अंदर यदि इंसर्ट करना है, कंप्यूटर के अंदर इसके प्रोग्राम्स को ये देखना है, तो आप क्या करते हैं, विंडो बटन यदि आप प्रेस करेंगे तो देखते हैं कि हमारे सामने एक फ्लैग टाइप का ओपन हो जाता है, कई सारे ऑप्शंस की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं उस बटन से कंप्यूटर के अंदर जाने का एक रास्ता होता है, उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जाना है तो आपको जाना ही पड़ेगा। या तो आप माउस से क्लिक करें बटन पर, या तो आप वो बटन ही यदि आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो आप अंदर की तरफ जाने का रास्ता आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है। हमने आपको बताया था जैसे रन कमांड ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? विंडो प्लस आर बटन, विंडो प्लस आर बटन, इसको विन बटन कहते हैं, ठीक है, विन के नाम से बोलते हैं। और कोई इस्तेमाल है इसका? आपका माई पीसी, माई कंप्यूटर ऑप्शन आता है डेस्कटॉप पर बना हुआ, जिसमें हम क्लिक करके जो हमारी हार्ड डिस्क होती है उसमें हम जाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमारी स्टोर है इसमें। वहाँ पर यदि आपको पहुँचना है तो आप विंडो प्लस ई,
विंडो प्लस ई बटन जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने वो हार्ड डिस्क वाला चैप्टर खुल करके आ जाता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, एफ ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये विंडो प्लस ई। बहुत मतलब मैं तो अक्सर इसका इस्तेमाल करता हूँ जब भी कंप्यूटर में बैठता हूँ। हमें अगर जाना है तो हम बस विंडो ई बटन प्रेस करते हैं और सी ड्राइव, डी ड्राइव, जहाँ भी आपकी स्टोरेज है आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो आप भी इस्तेमाल कीजिए इसका और अपने विंडो और अल्ट भी होता है। विंडो ऑल्ट नहीं, मैंने तो नहीं इस्तेमाल किया। अब क्लिक तो आप किसी के साथ में कोई भी बटन कर सकते हैं, इसमें क्लिक करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। क्या होता है इससे? हमको भी नहीं पता, होता होगा, मुझे भी नहीं पता, देखेंगे करेंगे फिर आपको बताएंगे। विंडो और ऑल्ट, है ना। वैसे ऑल्ट की का इस्तेमाल हम करते हैं जो हमारी मेनूज होती हैं उनको एक्टिवेट करने के लिए। जो मेनू बार होती है, मेनू बार जैसे फाइल मेनू, एडिट मेनू, इंसर्ट मेनू, होम मेनू, है ना, फॉर्मेट मेनू, पेज लेआउट मेनू, उन मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए हम ऑल्ट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर रहे हैं और आपको मेनू में जाना, होम मेनू में जाना है, आप ऑल्ट बटन का इस्तेमाल करें। ऑल्ट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपके सामने होम के लिए एच आ जाएगा लिखा हुआ, इंसर्ट के लिए आई आ जाएगा, यानी वो मेनू आपका एक्टिवेट हो जाता है। आपको कोई भी काम करना है आप उस बटन का प्रेस करके, उस बटन को प्रेस करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा बताया आपने? ऑल्ट बटन, ऑल्ट ALT ऑल्ट बटन होती है। कंप्यूटर में इनकी संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में इनकी संख्या 2 होती है। इसका इस्तेमाल जो हम करते हैं मेनू बार को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप सभी इस समय विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8 इस्तेमाल करते हैं। जब पहले इस्तेमाल करते थे हम ऑफिस 2003 पहले ऑफिस चलता था, 2007 के पहले, है ना। विंडो XP चलती थी, विंडो XP आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो जो हमारा ऑफिस 2003 होता था, यदि हम उसमें जैसे इस समय आता है ऑफिस, जैसे होम पर क्लिक करते हैं तो होम फ्लैग आपके सामने दिख जाता है, पूरा होम रिबन आपके सामने आता है। ठीक है, रिबन जानते नहीं जानते? रिबन नहीं जानते? हाँ, जैसे हम इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, वो तो हमारा पूरा मेनू बार हो गया। लेकिन अगर आप होम पर क्लिक करते हैं जो उसके ऑप्शंस खुल करके आपके सामने आते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं इंसर्ट के ऑप्शन आते हैं, तो वो इंसर्ट रिबन, होम पर क्लिक करते हैं तो होम रिबन। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही जब हम पहले ऑफिस 2003 में काम करते थे तो वहाँ पर ऐसा लेआउट नहीं था, उसमें ऑफिस का लेआउट अलग था। वो कैसा था, जैसे कि आप लोग फाइल मेनू पर क्लिक करते हो तो नीचे की तरफ खुलता है, पहले उसमें बिल्कुल ऐसा ही था। अगर हम फाइल पर करते थे और मेनू के नाम भी अलग थे, फाइल था, एडिट था, व्यू मेनू था, फॉर्मेट के नाम से इस प्रकार से थे। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे आपने एडिट मेनू पर क्लिक किया तो ऐसे क्लिक करते तो नीचे की तरफ लिस्ट खुलती थी, ऐसे इस टाइप से। तो यदि आप उस समय ऑल्ट बटन का इस्तेमाल करते थे तो जो फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट होते थे इनके नीचे एक इसमें हाईलाइट सा हो जाता था, फिर आप एरो के माध्यम से जिसमें जाना है आप उनसे आगे पीछे जा सकते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब उनके लिए क्या है कि एक सिंबल सा आ जाता है कि वो कौन सी की से खुलेंगे, वो वहाँ पर शो करने लग जाता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हर वर्जन में एक फंक्शनैलिटी अच्छी कर दी जाती है ताकि लोग जल्दी से उसको समझ सकें। नहीं पहले क्या होता था, ऑल्ट बटन को क्लिक करते थे तो पता नहीं चलता था कहाँ पर इसमें मूवमेंट हुआ, चेंजिंग कहाँ, क्योंकि नहीं पता, क्योंकि वो उसमें हाईलाइट होता था, हल्का सा हाईलाइट होता था। लेकिन आप ऑल्ट बटन को क्लिक करते हैं तो बहुत सारी कीज़ के अल्फ़ाबेट्स हमको उसमें दिखने लगते हैं। फिर आप कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट के रूप में आप ऑल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे होम में जाना है, ऑल्ट बटन दबाओ, H वहाँ आएगा, H दबा दो। जैसे ही आप H बटन प्रेस करेंगे तो होम मेनू के अंदर के जितने शॉर्टकट्स की लेटर्स होंगे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे। कहीं पर भी आपको जाना है कीबोर्ड से ही आप वो वाली बटन दबाते रहें और लास्ट तक आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आप जिसकी शॉर्टकट्स आपको ना पता हो, ऑल्ट का इस्तेमाल करके आप उनकी शॉर्टकट्स को बना सकते हैं और उन्हीं को आप रैंडमली प्रेस करें। लेकिन इसमें करना क्या होता है, पहले आप ऑल्ट बटन को प्रेस करते हैं, फिर जो बटन आपको प्रेस करनी है आप करें। अन्य बटनों के साथ में क्या होता है कि उनको हमें साथ साथ में प्रेस करना होता है। जैसे कंट्रोल को हम एक बार अगर कंट्रोल दबाएं और छोड़ दें फिर ओ दबाएं, क्या ओपन वाली शॉर्टकट खुलेगी?
नहीं खोलेगी। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ट और ओपन को एक साथ प्रेस करना पड़ता है, ये होता है कि नहीं। लेकिन ओल्ट के साथ में ऐसा नहीं है। ओल्ट के साथ में जब मेनू बार को हम एक्टिवेट करते हैं तब नहीं है। वैसे तो है, ऐसा नहीं है कि ओल्ट F4 करेंगे तो वहाँ तो करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम मेनू एक्टिवेशन की बात करते हैं, मेनू बार एक्टिवेट करने की, वहाँ पर तो आप एक बार ओल्ट को क्लिक कर दें, बस टैप कर दिया एक बार, फिर आप छोड़ दें, फिर अन्य बटनों को आप प्रेस करके जो जहाँ तक आपको पहुँचना है बस आप कीबोर्ड से वही बटन प्रेस करते रहें, आपके अंदर ऑप्शन खुलते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा एक्सप्लोरर बनिए, जैसे एक्सप्लोर करते हैं लोग, खोजी प्रवृत्ति के लोग आप लोग बने, क्योंकि स्टूडेंट को एक खोजी प्रवृत्ति का होना चाहिए। जितना आप खोज करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप देखेंगे ढूंढेंगे, उतनी ही ज़्यादा जानकारी आपकी बढ़ने वाली है और आपके नॉलेज में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर होगा, है ना। तो ये आपको ओल्ट के बारे में समझ में आ गया होगा, मेनू बार के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा देखते हैं, इनपुट डिवाइस के बारे में भी बताया था, आउटपुट डिवाइस के बारे में भी हमने आपको बता दिया था। प्रिंटर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अच्छा, फ्रैंकलिंग मशीन के बारे में आप सभी जानते हैं। फ्रैंकलिंग मशीन, यस सर, टिकट छापने वाली मशीन। अच्छा, आपने SPO में तैयार किया होगा। क्या इसकी कार्यप्रणाली है, क्या करते हैं, क्या होती है फ्रैंकलिंग मशीन? कार्यालय में काम आती है। जी, काम तो आती, मुझे पता है कि मशीनें जो होती हैं कार्यालय में ही काम आती हैं, जंगल में नहीं मशीन चलती है। ऑफिस की मशीन तो ऑफिस में ही चलेगी। बता दीजिए, मैंने बताई नहीं है। नहीं, अभी इन्होंने बताया, ये पहले दो बताएंगे। हम तो बताने के लिए तो हम बताएं, वो नाम ही बताया। चलो तुम खड़े हो, फ्रैंकलिंग मशीन के बारे में बताओ। जब मतलब कोई पोस्ट करते हैं हम अपने यहाँ से कोई भी चीज़, तो उसमें जो डाक टिकट लगती है वो लगाने की होती है। क्यों, सही कह रहे हैं? हमको तो लगता है सर, जहाँ तक कि वो ऑफिस में तो एक ड्रिलिंग मशीन की तरह काम किया, फिर उससे लेने बैठो। गुड, इसने बिल्कुल सही बताया है, अच्छा बताया है। क्या किया जाता है, बहुत से ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ से दिन भर में बहुत सारे पत्र भेजे जाते हैं, बहुत सारे पत्र भेजना होता है। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि डाक विभाग के द्वारा एक फ्रैंकलिंग मशीन होती है, उसको हम परचेज कर लेते हैं। ठीक है, मशीन को हम वहाँ से निर्गत कर लेते हैं। उसके पश्चात में जैसे आप रिचार्ज करवाते हो 50 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, वैसे टिकट उसमें हम फीड करवाते हैं। और जो भी डाक आपको भेजनी होती है उसके ऊपर टिकट न चिपका करके उसी से ही हम उस पर मोहर मारते रहते हैं। जितने का टिकट लगाना है सेट कर दिया, मोहर लगा दिए, समझो कि वो आपका टिकट लग गया। ठीक है, फिर डाक विभाग में जा करके वहाँ पर चिपकाने का ये झंझट कुछ नहीं रहता है। लेकिन ये उसी परिस्थिति में किया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्र भेजे जाते हैं, पत्र निर्गत किए जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। फ्रैंकलिंग मशीन, यदि आप कभी पर भविष्य में किसी कंपनी में कार्यरत होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्र देखो, आवागमन की बात नहीं कि आते हों, हमको तो फ्रैंकलिंग की जरूरत तब पड़ेगी जब हम भेजते हों, क्योंकि पत्र पर आप कब प्रिंट करेंगे, हम भेजेंगे, तो उस समय हमको ज़रूरत पड़ती है फ्रैंकलिंग मशीन की। और इनको प्रिंट करना, इनकी कार्यविधि को जितनी वो नहीं, लेकिन ये ज़्यादातर वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रैंकलिंग मशीन के बारे में। तो थोड़ा सा आप, मुझे लगता है कि सभी लोग बता पाएंगे, है ना। क्यों अंजलि, बता पाएंगे आप? क्यों, आपने सुना ही नहीं? खड़े हो आप, बताइए फ्रैंकलिंग के बारे में क्या बताया हमने। बैठो। बाइंडिंग मशीन, लेमिनेशन मशीन, सभी मशीन के बारे में जानते होंगे। बाइंडिंग मशीन, लेमिनेशन मशीन। लेमिनेशन मशीन का इस्तेमाल क्या है, क्या इसका उपयोग ऑफिस में किया जाता है? क्यों किया जाता है इसका उपयोग ऑफिस में? सर वो कभी वो जैसे वो आधार कार्ड को लैमिनेशन करने के लिए, किसी चीज को लैमिनेशन करने के लिए क्यों किया जाता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। किया तो जाता ही है, सुरक्षा के, सेफ्टी सुरक्षा के लिए।
आप अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द कहेंगे? सर जैसे कि कार्यालयों में मतलब जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो अगर उन डॉक्यूमेंट को अगर सुरक्षित रखना है, दिन प्रतिदिन वो गलते जाते हैं, गलते जाते हैं, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए उसको लेमिनेशन कराते हैं। आपको यदि लगता है कि आपका डॉक्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके हाई स्कूल, इंटर, डिग्रीज के जो प्रमाण पत्र होते हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, अमूल्य है ना। अब वो एक बार हो गए, बार बार तो कोई करता नहीं है। तो आपको लगता है कि ये ताउम्र हमारे काम आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से कि वो कभी वो डिस्ट्रॉय ना होने पाए, ऐसे फट ना जाएं कि अचानक खींचने पे फट जाएं, कभी रखने पे फट जाएं, तो हम क्या करते हैं उनकी उम्र को बढ़ाने के लिए हम उनको लेमिनेट कर देते हैं। उन पर लेमिनेशन एक झिल्ली होती है, पॉलीथीन होती है, उसको हम किस तरीके से करते हैं? सो लेमिनेशन एक जो मशीन आती है, उसको 2 पेपर जो हमें डॉक्यूमेंट करना है उस पर चिपका देते हैं, तो उसका 2 पेपर के बीच में उसको लगा देते हैं और लेमिनेशन मशीन को गर्म होने का इंतजार करते हैं। जब वो गर्म हो जाती है तो उसको हम ऐसे लगा देते हैं, उसमें नीचे एक रोलर लगा होता है, वो रोलर के जरिए आगे चलता रहता है, जब निकल आता है तो फिर से हम लगा देते हैं, 2 बार करने के बाद आपको लेमिनेशन हो जाता है। ऐसे ज़रूरी नहीं कि 2 बार ही करें, एक बार में भी हो जाता है। कभी कभार पता चले कि वो डिपेंड करता है, जैसे आपने मशीन अभी स्टार्ट की है, तो एक बार में तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं एक बार हमने उसमें स्मूथली उसे इंसर्ट करा दिया, दोबारा में फिर करा दिया, तो अच्छी तरीके से वो हो जाती है। लेकिन जब मशीन एक बार हमारी अच्छी तरीके से हीट हो जाती है तो फिर हमें बार बार करने की जरूरत, एक बार में ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक करने होते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि हम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे लिए अमूल्य है, इसलिए हम इनको लेमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि आप सावधानी पूर्वक इनको नहीं करेंगे तो हमें खतरा हो सकता है। यदि एक पॉलीथीन कभी मतलब फोल्ड हो गई, एक पर दूसरा लेमिनेट हो गया, या पेपर आपका मुड़ गया, तो बड़ी मतलब दिक्कत हो सकती है। इसलिए बड़ी सावधानी पूर्वक आपको जो वो लेमिनेशन वाली जो पॉलीथीन आती है उसको बड़ी ही बारीकी से पहले बराबर करना है, वो कहीं सिकुड़ने ना पाए, है ना। और इसके लिए एक अलग सी फाइल आती है मोटी टाइप की, है ना, उसको रख करके उसमें हम बराबर करते हैं, और जहाँ से उसको फोल्ड करते हैं ना वो किनारा बिल्कुल हम बारीक कर देते हैं। बहुत क्या करते हैं, ऐसे रख दिया और ऐसे ही कर दिया, है ना। तो वहाँ से आप उनके कॉर्नर को बराबर करना, जिससे कि वो उठे ना, ये वाला हिस्सा उसके अंदर रख करके तब हम बड़ी सावधानी से उसके अंदर इंसर्ट कराते हैं। और ज़्यादा हीट मत कर देना, ज़्यादा हीट करने पर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कि 3 बार 4 बार कर दे, देख रहे बर्न भी हो सकती है, क्योंकि वो एक रॉड है, बिजली से चल रही, वो ज़्यादा अगर हीट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। लेकिन हाँ, इससे जब हम कर देते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट फिर ताउम्र बिल्कुल वैसा ही कड़कड़ाती आवाज़ के साथ में हमारे साथ में रहता है। हम कभी भी कहीं बारिश में भी रखें, हम भीग जाएंगे, वो नहीं भीगेगा, है ना। तो हमारे लिए मतलब है, तो आपके पास जितने ऐसे डॉक्यूमेंट हो सभी को आप सुरक्षित रख लें, यदि आपको लगता है कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है ना। एक बार को यदि आप देखें कि अगर लेमिनेशन वाला कागज़ अगर चूहों को भी मिल जाएगा ना, तो कहेंगे हटाओ, इसमें क्या अपना दांत रगड़े में चिकना होता है, कोई दूसरा कागज़ खा लेते हैं, है ना। लेकिन हमने क्या ना, एक बार को, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो हो सकता खा भी सकता है वो, लेकिन वो पहले अगर चूज़ करेगा तो कहेगा कोई सस्ता सा कागज़ मिल जाए, इसमें तो दांत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। वेरी गुड, बैठे आप, बहुत अच्छा सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में इसमें हमने आपको फ़ोटोकॉपी के बारे में, थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स के बारे में, और इस टिकट छापने वाली मशीन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको उपलब्ध कराई है। आप थोड़ा सा अध्ययन करते रहें, क्योंकि ये जो मशीनें हैं ये आपके फ्यूचर में आपके काम आने वाली हैं। आपको तो अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें, ज्ञानवर्धक इस प्रकार की चीज़ों को पढ़ते रहें। तो आज की इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, आपके एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, अभी हमने शायद पूर्व वाली क्लास में बताया भी था, तो इसलिए अपनी रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर लें और पढ़ाई पर विशेष तौर से ध्यान दें। आप लोग क्या करते हैं कि आपको आता रहता है लेकिन अच्छी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लिखने का तरीका आपको नहीं पता होता है, इसलिए आप लोग लिख करके ज़रूर देखें कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लिखना है, आंसरिंग कैसे करनी है। क्योंकि थ्योरी में जब आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, जिसकी वजह से आपकी परसेंटेज पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि हमारी बात पर आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।